गाजियाबाद का बदलेगा नाम बदलने को लेकर पार्षद ओम प्रकाश ने लिखा पत्र। पीएम मोदी और सीएम योगी को लिखा पत्र। गाजियाबाद में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। दूधेश्वर नाथ मंदिर में सजावट पूरी। जिलाधिकारी ने मंदिर का किया निरीक्षण। अयोध्या में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में किया प्रदर्शन। अयोध्या में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। टैक्स बकायेदारों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। गाजियाबाद का नाम हटाकर दुधेश्वर नाथ नगर गजप्रस्थ हरिनंदी नगर रखा जाए। इसी पर गाजियाबाद वार्ड 15 पार्षद ओम प्रकाश सिंह ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा कि 2024 में नगर निगम गाजियाबाद की तरफ से प्रस्ताव पास हुआ था, जो प्रशासन से अभी तक नहीं हुआ। इसी विषय को लेकर पार्षद द्वारा गाजियाबाद का नाम बदलकर दुधेश्वर नगर या हरिनंदी नगर रखने को लेकर मांग की गई है। गाजियाबाद में इस समय गाजियाबाद का नाम चेंज करने को लेकर बहुत वायरल एक वीडियो चल रहा है। हमारे साथ पार्षद हैं ओम प्रकाश ओट जी। सोशल मीडिया और मीडिया कई चैनलों पे चल रहा है। एक साल पहले मेरी जानकारी में निगम में जो बैठक हुई थी उसके लिए यहाँ से 3 नाम भी भेजे गए थे, तो अभी तक वो नाम जो है बदले नहीं गए हैं। दोबारा आज वार्ड नंबर 14 के पार्षद ओम प्रकाश ओट जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। उस संबंध में मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि क्या इनकी मांगे हैं, गाजियाबाद का नाम क्या होना चाहिए। ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ओट, पार्षद वार्ड 14, न्यू विजयनगर गाजियाबाद। पिछली साल सदन की बोर्ड बैठक में निश्चित हुआ था गाजियाबाद का नाम बदला जाएगा। उसमें 3 नाम निश्चित किए गए थे, हरनंदी नगर, दुधेश्वर नगर और गजप्रस्थ। अब दोबारा से मीटिंग होने वाली है। मेरी पुरजोर मांग है कि हमारे गाजियाबाद शहर का नाम बदला जाना चाहिए और इसके लिए हम पहले से ही प्रयास कर रहे थे। आज अच्छी बात है कि मैं वार्ड 14 से पार्षद भी हूँ और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की इच्छा है कि दुधेश्वर नगर इस शहर का नाम रखा जाए। आप कहीं ना कहीं चर्चित रहते हैं गाजियाबाद में। आप कभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई समस्या आती है उसके लिए खड़े रहते हैं। अब आप फिर पुनः दोबारा आ गए हैं कि गाजियाबाद का नाम चेंज किया जाए। इसके प्रति आपके स्थानीय विधायक भी हैं, आपके सांसद भी हैं, उनका क्या कहना है? हमारे स्थानीय विधायक जी और सांसद जी और सभी भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और सम्मानित नागरिकों का अधिकांश से अधिकांश लोगों का मानना है कि गाजियाबाद का नाम बदला जाना चाहिए। आपके हिसाब से गाजियाबाद का क्या नाम है? मेरे व्यक्तिगत राय के अनुसार दुधेश्वर नगर गाजियाबाद का नाम होना चाहिए। अपितु इसमें शासन जो निर्णय ले, दुधेश्वर नगर, गजप्रस्थ या हरनंदी नगर जो भी ले, वह उसके लिए हम सहमत रहेंगे। अगली बैठक कब से है? ये 17 तारीख की बैठक थी, किन्हीं कारणों से कैंसिल कर दी गई है। अब मार्च में ये बैठक होगी। जैसे ये मार्च में बैठक होगी, सदन में हमारे सभी साथी इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएंगे और हमारी रहते हुए और हमारे ही सामने और ये गाजियाबाद का नाम परिवर्तन होकर हम लोगों को दिखाई देगा। तो ये हमारे साथ वार्ड नंबर 14 के पार्षद थे जो कि चर्चित रहते हैं, सबके लिए ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, कभी भी हर सहयोग करते हैं। तो इनका साफ तौर से कहना है कि गाजियाबाद का नाम इस बार जरूर चेंज किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को भी इन्होंने पत्र लिखा है। निगम की बैठक होगी, उसमें शासन निर्णय लेगा। बाकी इनकी मांगे जारी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि इनका जो व्यक्तिगत राय है कि गाजियाबाद का नाम दुधेश्वर नाथ नगर रखा जाए। मैं राजवर्धन सिंह, आज की खबर गाजियाबाद। अधिवक्ता विधेयक 2025 के संशोधन के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अयोध्या में अधिवक्ताओं का गुस्सा फूटा है। वकीलों ने कचहरी कैंपस से निकलकर रामपथ पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी की और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह ने कहा कि बिल अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार बिल वापस ले। विरोध प्रदर्शन को लेकर 27 फरवरी को फिर बैठक होगी और विरोध की रणनीति बनाई जाएगी।
अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 2025 जो केंद्र सरकार लागू कर रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में विरोध हो रहा है उसका। ये भाजपा सरकार अधिवक्ताओं की दोषद्रोही है, अधिवक्ताओं को चलना चाहती है। अभी इसके पहले IPC CRPC अमेंडमेंट किया, कोई जरूरत नहीं थी, अमेंडमेंट किया। उसके बाद इसमें जो है अधिवक्ता अमेंडमेंट जो कर रही है ये, इसमें प्राइवेट में जो दुकान बैठा हुआ वो भी वकालत कर सकता है। अधिवक्ता डी लेने क्या मतलब है इसका? हम लोग विरोध करेंगे, अब विरोध कर रहे हैं। आज सड़क पर हम लोग उतरे थे और 27 तारीख को फिर 11 तारीख मीटिंग है, फिर अगली रणनीति तय की जाएगी। इसमें हम लोग की मांग है ये पूरा बिल वापस हो। एक भी उसमें जो भी एक भी धारा है जो भी है उस पर कोई हमको समझौता नहीं करना है, पूरा बिल वापस लें, इसे समझौता करेंगे। अधिवक्ता काफी मान्यता। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में 26 फरवरी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों श्रद्धालु भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के लिए यहां पहुंचेंगे। जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर का निरीक्षण किया और प्रशासन से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस बार मंदिर में और आसपास के इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मंदिर के परिसर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिससे ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा सके। काफी मान्यता है इस मंदिर की और जो लोकल से भी लोग और कुछ लोग जल लेके भी इस मंदिर तक पहुंचते हैं। इसी के मद्देनजर देखते हुए CP महोदय द्वारा भी, नगर आयुक्त महोदय द्वारा भी, मेरे द्वारा भी और भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका भ्रमण किया गया। पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर हो, स्वच्छता को लेकर हो, शाम से ये उम्मीद है और इस बार महाकुंभ भी से एक थोड़ी सी और ज़्यादा भीड़ उमड़ने का हम लोगों का आकलन है। तो उस हिसाब से सभी जो मंदिर का प्रशासन है उनके साथ वार्तालाप किया गया। उन्होंने जो सुझाव दिए गए उसको इनकलकेट किया गया है, सभी लोगों से मिला गया। तो पूरी उम्मीद है कि एक दिन पहले से ही काफ़ी लाइन और भीड़ लगनी चालू होगी। अलग अलग महिलाओं और पुरुषों की लाइन है, पर्याप्त ड्यूटी और मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सुचारू रूप से हम पूरा ये सभी लोगों के लिए व्यवस्था रहेगी और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कुछ बाकी की चीज़ें भी उनके द्वारा बताई गई हैं, जो गली में या पार्किंग को लेके इंक्रोचमेंट ना हो वो भी हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं। तो काफ़ी टाइमली ये चीज़ें हो जाए और सुचारू रूप से। बरेली में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। निर्देश में कहा गया कि सभी शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा में पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का 100% निराकरण है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और उन्होंने जिलाधिकारी के इस सक्रिय और सख्त रवैये की सराहना की। अयोध्या नगर निगम ने टैक्स बकायेदारों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी। फतेहगंज देवकाली रोड स्थित क्षत्रिय बोर्डिंग की 24 दुकानों पर 18.24 लाख रुपए का टैक्स बकाया पाया गया। सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद पांडे के नेतृत्व में कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने टैक्स जमा करना शुरू किया। कुछ ने आंशिक भुगतान किया जबकि बाकी को जल्द रकम चुकाने की चेतावनी दी गई। नगर निगम ने बकायेदारों को नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको कर विभाग ने नोटिस दिया है भवन संख्या 7/17/24 को, जिनका लगभग 18 लाख रुपया बचा हुआ है। तो इस भवन पे जितने भी दुकानदार हैं इसके सीलिंग की कार्रवाई के लिए हम लोग आए हैं और दुकानदारों से वार्ता हो रही है। वह लोग अपना भवन कर और जल कर जमा करने की भी बात कह रहे हैं। तो अभी हम लोगों की ये कार्रवाई चल रही है, भवन जो टैक्स है उसे वसूल लेंगे। क्षत्रिय बोर्डिंग का, इसका स्वामित्व क्षत्रिय बोर्डिंग का है और यहाँ चंदौली के हृदयपुर गांव में DSCC का कार्य कर रहे एक हाइड्रा की चपेट में आने से उसी गांव के एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और शव रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर मुआवजे की मांग की। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। ग्रामीण DSCC के अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर अड़े हुए हैं। आरोप है कि हाइड्रा चला रहा चालक नाबालिग था और नशे में धुत था। घटना के बाद वो हाइड्रा छोड़कर मौके से फरार हो गया। यहाँ मामला है कि हमारे ग्राम सभा के फुलचंद पहलवान जो हैं आए दिन आते जाते रहते हैं। इनका खेत है और तालाब भी है। उनकी कैसी मौत हुई? खेत देखने के उपरांत आए हुए थे, जो कि
जैसे कि देख रहे थे, देखने के बाद जब वो जा रहे थे घर को लौट रहे थे, इसी दरमियान एक DFCC के तहत यहाँ काम चल रहा है, जो कि हाइड्रा, बड़ा वाला हाइड्रा है। उसके माध्यम से एक ड्राइवर, 2 ड्राइवर थे, पता चला है 2 ड्राइवर थे जो कि शराब के नशे में भी थे और मोबाइल से बात भी कर रहे थे और मौके पर इनको ध्यान नहीं दिया और चाप दिए, मौके पर इनका डेथ हो गया। लापरवाही किसकी मानी है? लापरवाही इसमें DFCC के जो उच्च अधिकारी हैं जो कार्य करवा रहे हैं उनका हम लोग के लिए। किसान थे, उनकी बगल में तालाब भी है, जमीन भी है। ये रोज की भांति अपना तालाब और जमीन देखने आए थे और एक कंपनी के जो नौसीढ़िया ड्राइवर चला रहे थे, बच्चे कलीजे 12-15 साल के बच्चे, नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे थे और ये अपना साइकिल से घर की तरफ जा रहे थे और बच्चों को गाड़ी, साइकिल दिखी नहीं, वो समझ लीजिए एक तरफ से निर्मम हत्या मानी जाएगी। इसको कुचल दिए, जिस तरह से आप डेड बॉडी देख रहे होंगे, उनके पूरे बॉडी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है, जिनसे तत्काल मौके पे ही उनको मृत पाया गया। और ये बच्चे शराब भी पिए थे। बगल में जब से कंपनी यहाँ पे आई है, DFCC कंपनी के लोग आए हैं, एक बगल में कोई गुमती है, उसमें अवैध शराब बिकता है और जब से कंपनी आई है, कंपनी के लोग बता रहे हैं स्वयं शराब बिकवाते हैं। ये किसकी लापरवाही माना जाए? ये पूरी तरह से कंपनी की लापरवाही हम मानते हैं। कंपनी के लोग आए, परिवार के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार के मुखिया थे अपने और परिवार के पोषण दाता भी थे। कंपनी वाले आए कि परिवार के लोगों के लिए। खबर हरदोई से है, जहां अतरौली के गौरीकला गांव से मासूम बच्चा लापता हो गया। मासूम के मामा ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई है और आम जनता से अपील की है कि बच्चे की तलाश करने वाले को अपनी तरफ से 21,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। ये हमारा भांजा है, गौरकला गया था अपने नानी के यहाँ, शादी का प्रोग्राम था, शादी से गायब हो गया है। तो अतरौली थाना है, थाने में मैंने एप्लीकेशन दिया, वहाँ से सुनवाई हुई है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जो हमारे भांजा को ढूंढ को दिया जाएगा उसको 21,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये हमारा भांजा है। दिनांक 24 फरवरी गाजियाबाद में मोदी नगर के RS फार्म में शादी समारोह के दौरान दुल्हा दुल्हन द्वारा हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। जांच में सामने आया है कि 19 फरवरी को एक शादी समारोह में फायरिंग हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हथियारों की भी पड़ताल की जा रही है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। ACP मोदी नगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि अभियुक्तों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 24 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक पुरुष व एक महिला जो दूल्हा दुल्हन प्रतीत हो रहे हैं, एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग, हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो के संबंध में गहनता से जांच की गई तो यह पाया गया कि यह वीडियो RS फार्म जो कि गोविंदपुरी मोदी नगर में स्थित है, वहाँ का है। दिनांक 19 फरवरी 2025 को तनु चौधरी जो डबल स्टोरी मोदी नगर की रहने वाली तथा हिमांशु चौधरी जो हर्ष विहार दिल्ली के रहने वाले हैं, इनकी शादी यहाँ पे थी, जहाँ इनके द्वारा इस तरह की हर्ष फायरिंग की गई है। इस संबंध में इनके विरुद्ध थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राइफल या जो भी सलाह इसमें यूज हुआ है उसके ओनरशिप के बारे में भी गहनता से पता किया जा रहा है कि यह किसका है, उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 24 रायबरेली में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना लाइसेंस और नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे ई-रिक्शा पर कार्रवाई करते हुए कई वाहन सीज किए और 2 दर्जन से अधिक का चालान किया। प्रशासन ने यातायात नियमों के सख्त पालन की अपील की है ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके और कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में ई रिक्शा और अनधिकृत रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जैसा कि भी आपने देखा कि TI साहब हैं, PTO मैडम हैं और मैं स्वयं ही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है और अब तक लगभग 1 दर्जन से अधिक वाहन निरुद्ध किए जा चुके हैं और 2 दर्जन से अधिक वाहनों का चालान किया जा चुका है। तो परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में जो पूरे देश में रोड एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है,
और उसमें मेन कारण ये जो ई रिक्शे चल रहे हैं सभी जनपदों में, उत्तर प्रदेश की सभी जनपदों में, वो बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं एक्सीडेंट्स के। तो और ज़्यादातर लोग जो इसमें गाड़ी चला रहे हैं वो बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। तो परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा ये आदेशित किया गया है कि इस तरह की जो संचालन हो रहा है इसको रोका जाए और उसमें प्रयास किया जाए किसी तरह से रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें कमी लाई जाए। इसलिए आज हम लोग यहाँ वाराणसी के बीएचयू में उर्दू अकादमी के सहयोग से मुशायरा, कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उर्दू भाषा के उत्थान में योगदान देने वाले 51 विभूतियों, 10 छात्रों और 15 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी, प्रोफेसर माया पांडे और हबीब उस्मानी ने उर्दू की महत्ता पर प्रकाश डाला। शायरों और कवियों ने अपनी रचनाओं से उर्दू साहित्य की मिठास और गहराई को प्रस्तुत किया। उर्दू अकादमी को भाषा और साहित्य के विकास के लिए सराहनीय कार्य जारी रखने की अपील की गई। मैं शफकत अब्बास पाशा, महासागर शिक्षा समिति प्रयागराज से संबंधित हूँ। हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया, आफाकी साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू विभाग, इनके सहयोग से यहाँ किया, जबकि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की जानिब से और हमारी उन्हीं के मेन सहयोग से, उन्हीं के ताउन से ये प्रोग्राम पॉसिबल हो पाया। हमने 2 सिलेक्शन किया, एक तो वाराणसी में ये प्रोग्राम हो और दूसरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो। इससे एक पैगाम ये जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक पैगाम ये चला गया कि जैसा उनका एक पैगाम है कि सबका साथ सबका विकास, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई किसी की बात नहीं है। और एजुकेशन सेंटर में इसलिए करना था ताकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इल्म बहुत ज़रूरी होती है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो सिलेक्शन उस जगह पे किया गया जहाँ से एक पैगाम भी ये जाए कि सबका साथ सबका विकास और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। और एजुकेशन सेंटर से ये पैगाम देना है कि अगर भारत को आगे ले जाना है, ये कवि सम्मेलन और मुशायरा ने एक नई अलग जगाई है जो सर समाज की दशा और दिशा दोनों को बदलेगी। इससे जोड़ पैदा होगा और मेयारी एजुकेशन की तरफ बच्चे आएंगे। और इस तरह के अगर प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए, अब लगातार इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ उर्दू विभाग के डायरेक्टर साहब आफाकी साहब का और कमेटी के जो पासा साहब के जो डायरेक्टर हैं कि लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम रखे हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी जगह इन्होंने सेलेक्ट किया, बनारस ऐसी जगह पर। और वाकई जो है बनारस को हिंदुस्तान का, अगर किसी को देखना है बनारस आके हिंदुस्तान, तो बनारस में आके देखे यहाँ जो है गंगा जमुना तहजीब का किस तरह से हवा बहती है। और अभी सर ने बात किया था नज़ीर साहब का, नज़ीर साहब को वो शहर याद आ रहा है कि हिंदू ये समझते हैं कि मुसलमान है नज़ीर, हिंदू ये समझते हैं कि मुसलमान है नज़ीर, और मुसलमान कहीं समझ बैठे कहीं हिंदू तो नहीं है। बहुत ही ये गंगा जमुना तहजीब का कल्चर जुड़ा हुआ है। एक मुशायरे का आयोजन किया गया है, मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और महासागर शिक्षा समिति प्रयागराज और उसमें उर्दू विभाग, इन तीनों के कंबाइंड, इन तीनों के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। इसके पीछे जो हमारा मकसद था, जो उद्देश्य है, वो बुनियादी तौर पर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य क्षेत्र है। और बनारस का जो ऐतिहासिक और धार्मिक जो महत्व है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह का आयोजन करना, इसके पीछे हम एक नई नस्ल ऐसी तैयार करना चाहते हैं जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी कामरानी के लिए कुछ कर सके। तो इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के माध्यम से वास्तव में हम लोग जहन को बनाते हैं, जहन साजी कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश बरसहा बरस से, हज़ारों बरसों से प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने वाले हम सब लोग हैं। और हमें एक ऐसी सोसाइटी हमें बनाना है जहाँ
गरीब हो या अमीर हो, सबके बच्चे, सबके। रायबरेली से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक मामा ने तांत्रिक के कहने पर धन पाने के लालच में अपने ही भांजे की बलि दे दी। पुलिस अधीक्षक यशीर सिंह के निर्देश पर एसओजी और सर्विलांस टीम ने जांच कर आरोपी मामा और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया और बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 19 तारीख को एक बच्चे की किडनैप की सूचना पुलिस मिली थी। थाना अंतर्गत सलून के राजा का पूर्वा गांव है, बिल्कुल समस्तपुर पश्चिम बिहार के तालाब के किनारे। वहां से बच्चे के गायब होने की सूचना थी। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल जो अपहरण की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया और बच्चे की तलाश करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। उसके दूसरे दिन बच्चे की समस्तपुर पश्चिम के उद्यान के किनारे ही तालाब किनारे बच्चे का उतराता शव मिला था। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी और तत्काल जो हत्या की धारा में अभियोग को तरमीम कर दिया गया था। उसके पश्चात टीम बनाकर पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि बच्चा जो है उसके ननिहाल के पटीदार का ही, जो उनके मामा भी उनको कह सकते हैं, बच्चा उनको मामा बताता था। ये चूँकि तांत्रिक विद्या में से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और ये गुड्डू नामक बाबा के संपर्क में रहता था। दिलबाग जो है उसका कहना है कि उसकी माँ को पढ़ा हुआ जल दिया था बाबा और उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई थी, जिससे ये बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और बाबा ने कहा था कि तंत्र साधना, जो कि बच्चे के सर पे उनका कहना है कि एक जले का दाग था, तो ये कलंकित बच्चा अगर इसकी बलि दी जाए तो बड़ा धन एवं तुमको तांत्रिक साधना में मदद मिलेगी। इस प्रकार उसने दिलबाग ने बच्चे को मोटरसाइकिल से उस गांव से ले गया और बाबा को सुपुर्द किया और फिर वापस आकर के बच्चे को तलाशी में परिवारजनों की मदद की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।